नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। इंडिया न्यूज हमेशा जनता की आवाज बना है। इंडिया न्यूज हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। इंडिया न्यूज ने हमेशा जनता के सामने हर वो सच रखा है जो आपसे जुड़ा हुआ है। इंडिया न्यूज ने हरदम सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाए और सरकार से सवाल भी पूछे हैं। इंडिया न्यूज की जिद रही है कि सच तक पहुंचने की, और यही जिद इस बार हम उस जगह और दस्तावेज तक हमें लेकर पहुंची है जहां पर छुपा था उत्तर प्रदेश का एक बड़ा घोटाला, और उस घोटाले को छिपाने की साजिश का सच हमारे हाथ लगा। कुछ ऐसे दस्तावेज जिसमें दफन थी जनता की गाढ़ी कमाई के लुटेरों का राज। इन दस्तावेजों को जैसे जैसे हमने पलटना शुरू किया, कड़ी से कड़ी जोड़ी, तो सामने आया 10,700 करोड़ का घोटाला। जी हां, 10,700 करोड़ का घोटाला। आज इंडिया न्यूज पर्दाफाश करेगा उत्तर प्रदेश का महा घोटाला। बताएंगे कि कैसे और किसने हड़पी जनता के खून पसीने की कमाई। दिखाएंगे कि कैसे इस घोटाले को दबाने के लिए साजिश रची गई। यूपी में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पंजीरी बांटने में करोड़ों रुपए का घपला हुआ। आरोप है कि विभाग के अफसर बिना टेंडर पंजीरी बंटवाने का खेल खेलते रहे और चहेते ठेकेदारों को जमकर फायदा पहुंचाया गया। हाल ही में पंजीरी बांटने में 700 करोड़ की घपलेबाजी भी सामने आई थी, और इस घपलेबाजी को अंजाम दिया गया था 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। जानकारी के मुताबिक 14 अप्रैल 2016 को पंजीरी वितरण का टेंडर खत्म हो चुका था, लेकिन आरोप है कि इसके बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 में अफसर और राजनेता चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना टेंडर निकाले ही पंजीरी बंटवाते रहे। टेंडर प्रक्रिया में गोलमाल करते हुए नियम शर्तें इस तरीके से रख दी गई कि छोटी और मझोली फर्में दौड़ से ही बाहर हो गई। इसी बीच आचार संहिता लग गई, लेकिन अफसरों ने चुनाव आयोग को ही अंधेरे में रख दिया। अफसरों ने पंजीरी बांटने को महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रम बताते हुए चुनाव आयोग से टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की इजाजत मांगी। आयोग ने भी इस शर्त पर अनुमति दे दी कि आचार संहिता के दौरान प्रदेश सरकार या विभाग इस योजना का बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं करेगी। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई। नियमों के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया अपनाकर सबसे कम रेट देने वाले ठेकेदार या फर्म को ही पंजीरी आपूर्ति का जिम्मा सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पूरे वित्तीय वर्ष में 10 अलग अलग फर्मों से पंजीरी खरीदी गई, जिसमें से शराब व्यवसाय से जुड़े पॉन्टी चड्ढा ग्रुप की 8 फर्में शामिल थीं। सूबे में अभी 2.25 लाख आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग इन केंद्रों के माध्यम से हर महीने 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पंजीरी वितरित करता है, जिस पर हर महीने 58 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यानी पूरे साल 696 करोड़ रुपए पंजीरी बांटने पर खर्च होता है। लेकिन आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में गोलमाल करके चहेते ठेकेदारों को पहुंचाया गया और जनता की गाढ़ी कमाई डकार ली गई। इस पंजीरी घोटाले के बारे में आपने भी सुना होगा, कई खबरें पढ़ी और देखी होंगी, लेकिन आज इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि ये घोटाले सिर्फ 1 साल के नहीं, बल्कि ये खेल 2012 से जारी है, और घोटाला सिर्फ 700 करोड़ का नहीं, बल्कि कई हजार करोड़ का है। आज इंडिया न्यूज बेपर्दा करेगा घोटाले और घोटाले को छिपाने की साजिश का हर एक राज।
आज बेनकाब होगा वो अधिकारी जिसने सरकारी पद पर रहते हुए सरकार की आंखों में धूल झोंकी और जनता की गाढ़ी कमाई से न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी चहेतों की जेब भी गर्म कर दी। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इंडिया न्यूज पर आज होने जा रहा है महा घोटाले का सबसे बड़ा खुलासा। सरकारी सिस्टम में क्या कोई इतना ताकतवर हो सकता है कि हर नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर कानून का माहौल बना डाले? यह जितना बड़ा सवाल है उतना ही बड़ा सच भी, क्योंकि इंडिया न्यूज आज आपको जो बताने और दिखाने जा रहा है वो सिर्फ एक अधिकारी का सिस्टम और सरकार को ठेंगा दिखाने की हकीकत नहीं, बल्कि एक महाघोटाले की हकीकत और उस घोटाले को दबाने की साजिश का सच है। देखिए पंजीरी घोटाले के सबसे बड़े खुलासे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंजीरी घोटाले की किताब से जुड़ा हर पन्ना आज इंडिया न्यूज पलटेगा और यकीन मानिए हर एक पन्ना एक मुकम्मल दस्तावेज है जो खोलेगा सरकारी खजाने और जनता की गाढ़ी कमाई के बंदरबाट की हर एक पोल। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि घोटाले की स्क्रिप्ट कैसे और किसने तैयार की और कैसे घोटाले की साजिश को छिपाने के लिए एक और बड़ी साजिश रचकर सरकार की आंखों में धूल झोंकी गई। इंडिया न्यूज आपको बताएगा उस ताकतवर अधिकारी के बारे में जिन पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा बल्कि कानून का मखौल बना दिया। ये एक ऐसा अफसर है जो पिछली 3 सरकार और 3 मुख्यमंत्रियों के बदल जाने के बाद भी अपनी कुर्सी पर जमा हुआ है। ये अफसर कोई और नहीं बल्कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह हैं। आनंद सिंह बसपा सरकार के कार्यकाल के आखिरी दौर में बाल विकास पुष्टाहार विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात होते हैं। इसके बाद वहीं पर अपर निदेशक बनते हैं और बिना तबादले के ही अखिलेश सरकार में उसी विभाग के डायरेक्टर बन जाते हैं। अब इसे आनंद सिंह पर सरकारों की मेहरबानी कहें या फिर आनंद सिंह की पहुंच, जो भी हो, लेकिन सरकारों के बदलने के साथ आनंद सिंह का रुतबा और कद दोनों बढ़ता चला गया। अब बात आनंद सिंह पर उठ रहे सवालों की और पंजीरी घोटाले से जुड़ रहे उनके नाम की। आनंद सिंह पर पहला आरोप लगा कि उन्होंने विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर शंभुनाथ यादव के अधिकारों को धक्का बताते हुए खुद ही नवंबर 2011 से फरवरी 2012 के बीच बिना किसी टेंडर के 700 करोड़ का भुगतान और कार्यपूर्ति का आदेश जारी कर दिया। और जब शंभुनाथ ने इसका विरोध किया तो आनंद सिंह ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर शंभुनाथ के विभाग से छुट्टी करवा दी और खुद बन गए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर। आनंद सिंह पर दूसरा आरोप बताएं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर नजर डालिए। 7 अक्टूबर 2004 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में निजी ठेकेदारों को बैन कर दिया गया था और आदेश दिया गया था कि स्वयं सहायता समूह की मदद से महिलाओं और बच्चों की माताओं को ताजा और स्थानीय भोजन मुहैया कराया जाए। लेकिन आरोप है कि आनंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा दी और 2012 में एक बार फिर उन्हीं निजी कंपनियों को 10,000 करोड़ का टेंडर दे दिया जिन्हें आनंद सिंह पहले भी अवैध तरीके से फायदा पहुंचा चुके थे। आनंद सिंह के इस कदम का आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने विरोध भी किया, लेकिन हर विरोध दरकिनार कर दिया गया
और विरोध की हर आवाज को दबा दिया गया, अनसुना कर दिया गया। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे पंजीरी घोटाले पर हल्ला मचना शुरू हुआ तो कैसे एक और बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी तक आपने देखा कि कैसे बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह पर 10,700 करोड़ के घोटाले पर पर्दा डालने की वजह से सवालों में है। लेकिन पंजीरी घोटाले के खुलासे में यह सिर्फ एक कड़ी आपने देखी है। अब जो इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है वो 10,700 करोड़ के पंजीरी घोटाले का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि जब बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह पर जैसे जैसे सवाल उठने शुरू हुए, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने विरोध का मोर्चा संभाला। तभी 2015 में मामले में एक नया मोड़ ले लिया। क्या हुआ था ऐसा 2015 में? देखिए पंजीरी घोटाले से जुड़ा दूसरा सच इंडिया न्यूज के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पंजीरी घोटाले के राज सरकारी दफ्तर के कमरों से बाहर निकले तो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह पर उंगलियां और सवाल दोनों उठने लगे तो लग गई एक आग, और इस आग की लपटों से उठी साजिश की बू, क्योंकि जिस जगह ये आग लगी थी वो था बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशालय का कमरा। जी हां, यही दफ्तर जहां पंजीरी वितरण के टेंडर और उसके कामकाज से जुड़े हर एक दस्तावेज मौजूद थे। तारीख 10 मई 2015, जगह इंदिरा भवन का तीसरा फ्लोर, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशालय का कमरा नंबर 311। इस कमरे में आग लगी तो पंजीरी घोटाले के आरोपों और आनंद सिंह पर उठ रहे सवालों को और बल मिल गया, क्योंकि यह वही कमरा था जिसमें पंजीरी से संबंधित फाइलें रखी जाती थी। चाहे 700 करोड़ के टेंडर और उसके भुगतान से संबंधित कागजात हों या फिर 10,000 करोड़ के काम से जुड़े दस्तावेज, सब उसी कमरे में मौजूद थे। इंडिया न्यूज के पास उस दस्तावेज की एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें यह बताया गया कि इस आग में क्या क्या जला। वहीं जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह इलेक्शन कमीशन की तरफ से चेन्नई गए हुए थे। मीडिया में खबर आग की तरफ फैलनी शुरू हो गई, क्योंकि बात एक सरकारी दफ्तर में आग से ज्यादा घोटाले के कागजात के राख होने से जुड़ी थी। खबर चेन्नई में आनंद सिंह तक भी पहुंची तो आनंद फानन में वो बिना सरकार की अनुमति के लखनऊ लौट आए और आरोप है कि घोटाले को दबाने में जुट गए। 10 मई को इंदिरा भवन में आग लगी थी और 11 मई को ही तात्कालीन सरकार ने अग्निकांड की जांच के आदेश देकर विभाग को जल्द रिपोर्ट देने को कहा। इसके बाद शुरू हुई एफआईआर दर्ज कराने और घटना की जांच कराने की कवायद। इसी बीच 12 मई 2015 को आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने सरकार को पत्र लिखकर न सिर्फ बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए, बल्कि इंदिरा भवन में लगी आग को साजिश बताकर सरकार से मामले की सीबीसीआईडी जांच और आनंद सिंह का ट्रांसफर कराने की मांग उठाई। 12 मई को ही विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव सदाकांत ने एफआईआर के आदेश भी दिए, लेकिन क्या एफआईआर हुई या नहीं और क्या मामले की जांच कराई गई? अगर कराई गई तो रिपोर्ट में सामने क्या आया? इंडिया न्यूज ने जब दस्तावेजों को पलटते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ी तो सच सामने आया। वो सच बेहद चौंकाने वाला था। क्या था वो सच? जानने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंदिरा भवन का कमरा नंबर 311
ये वही जगह थी जहां बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह की तरफ से पंजीरी वितरण के टेंडर की फाइल रखी गई थी। लेकिन 10 मई 2015 को इस कमरे में आग लग गई। इसके बाद शुरू हुआ जांच का सिलसिला, लेकिन यह एक ऐसा सफर था जो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। सरकार के तमाम निर्देशों के बाद भी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। आखिर किसने झोंकी सरकार की आंखों में धूल और कैसे पूरा मामला सिमट गया सरकारी चिट्ठियों में? पंजीरी घोटाले से जुड़े दस्तावेज पर जब इंडिया न्यूज ने पन्ने पलटने शुरू किए तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमारे सामने चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। हमारी पड़ताल में पता चला कि सरकार ने भले ही 10 मई को इंदिरा भवन के कमरा नंबर 311 में लगी आग और उसमें जले पंजीरी वितरण के टेंडर से जुड़े दस्तावेज के मामले की जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह पर इन आदेशों का रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। न सिर्फ अग्निकांड की जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, बल्कि एफआईआर दर्ज कराने की जहमत भी नहीं उठाई गई। और ये इस बात से साबित होता है कि पहले विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव सदाकांत ने अग्निकांड की रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए और फिर उसके बाद विभाग का जिम्मा संभालने वाले तत्कालीन प्रमुख सचिव कुमार कमलेश ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अब तक कुल 19 बार विकास एवं पुष्टाहार विभाग को इंदिरा भवन में हुए अग्निकांड की जांच के लिए निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहां तक कि बाल विभाग एवं पुष्टाहार विभाग ने जांच में भी सहयोग नहीं किया। यहां तक कि न सिर्फ पुलिस महकमे के साथ मिलकर सरकार को भी गुमराह किया गया, बल्कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह की तरफ से बिठाई गई जांच में भी मामले को रफा दफा करने की भरपूर कोशिश की गई। इंडिया न्यूज के हाथ लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेज इन तमाम बातों की तस्दीक भी कर रहे हैं। तारीख 9 नवंबर 2015। इस दिन विद्युत सुरक्षा के सहायक निदेशक पीके निगम ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अपर निदेशक को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया कि जांच के समय संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 नवंबर 2015 को कार्यालय में पेश होकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया, लेकिन 9 नवंबर तक विभाग का कोई भी कर्मचारी बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुआ, जिससे जांच की कार्रवाई नहीं हो पाई। तारीख 3 नवंबर 2016। मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तत्कालीन उप सचिव मणिराम सिंह ने एक खत अपने उच्च अधिकारियों को लिखा, जिसमें साफ कहा गया कि अग्निकांड की जांच के लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह की तरफ से बनाई गई समिति की रिपोर्ट में आग लगने के कारण नहीं बताए गए। इसके साथ ही विद्युत सुरक्षा के सहायक निदेशक के उस खत का भी जिक्र किया गया जो उन्होंने 9 नवंबर 2015 को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अपर निदेशक को लिखा था। तारीख 4 अक्टूबर 2016। इस दिन यूपी सरकार के तत्कालीन संयुक्त सचिव गया प्रसाद ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह को पत्र लिखा और पूछा कि क्या सरकार के आदेशों के मुताबिक इंदिरा भवन में अग्निकांड की एफआईआर दर्ज कराई गई या नहीं। अगर एफआईआर कराई गई तो उसकी कॉपी सरकार को दें, लेकिन बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया।
तारीख 14 अक्टूबर 2016। 14 अक्टूबर 2016 को विशेष सचिव अरुण कुमार मिश्रा ने दोबारा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह को पत्र लिखकर एफआईआर का स्टेटस पूछा और 2 दिन में एफआईआर की कॉपी सरकार को भेजने के निर्देश दिए, लेकिन बावजूद इसके बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से सरकार को कोई जवाब नहीं दिया गया। तारीख 22 दिसंबर 2016। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह किस तरह घोटाले को दबाने और सरकार के आदेशों की नाफरमानी करने में जुटे थे, ये 22 दिसंबर 2016 को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तत्कालीन उप सचिव भुवनेश्वर प्रसाद के उस खत से साबित होता है जो उन्होंने अपने आला अफसरान को लिखा। इस खत में साफ लिखा गया, केंद्रा भवन में आग लगने की घटना के 18 महीने के बाद भी मामले में एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। इसके साथ ही इस खत में लखनऊ की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी से एफआईआर का स्टेटस जानने और अग्निकांड की जांच एसआईटी या रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, आपको आगे दिखाएंगे कि चिट्ठी लिखने का सिलसिला आगे बढ़ा तो कैसे एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया और कैसे लखनऊ पुलिस की कलई खुल गई। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो यहां हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन स्वाहा जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ऑपरेशन स्वाहा में। इंडिया न्यूज आज एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर रहा है। हमने आपको बताया कि कैसे एक अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा घोटाला करता है और उस घोटाले को दबाने के लिए उसने क्या कुछ किया, यह हमने आपको पहले दिखाया। सरकार के आदेश से बेफिक्र बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह को कई बार चिट्ठी लिखी गई, लेकिन आनंद सिंह ने इंदिरा भवन में अग्निकांड की एफआईआर की कॉपी सरकार को उपलब्ध नहीं करवाई और करीब 18 महीने तक सरकार को गुमराह किया गया। लेकिन जब चिट्ठियों का दौर पुलिस के साथ शुरू हुआ तो न सिर्फ बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह की पोल खुली, बल्कि लखनऊ पुलिस पर भी सवालों की उंगलियां उठ गई। अब इंडिया न्यूज जो आपको बताने और दिखाने जा रहा है उससे साफ हो जाएगा कि कैसे लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह ने इंदिरा भवन की आग में जले पंजीरी वितरण के टेंडर से जुड़े दस्तावेजों की घटना को दबाकर सरकार को गोलमोल घुमाया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर आनंद सिंह से कई बार एफआईआर की कॉपी मांगी गई तो उन्होंने कई महीनों के बाद इसका जवाब दिया कि एफआईआर तो दर्ज हुई थी, लेकिन वो भी इंदिरा भवन में लगी आग में जलकर खाक हो गई। इसके बाद एक बार फिर से शुरू हुआ चिट्ठियों का सिलसिला। तारीख 20 मार्च 2017। इस दिन बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तत्कालीन प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने लखनऊ की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी को खत लिखकर इंदिरा भवन में हुए अग्निकांड की एफआईआर की कॉपी मांगी। तारीख 23 मार्च 2017। सरकार ने लखनऊ पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी तो 23 मार्च 2017 को हजरतगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक ने सरकार को रिपोर्ट भेजी, लेकिन जो रिपोर्ट हजरतगंज थाने से भेजी गई वो बड़ी दिलचस्प है और उस रिपोर्ट ने पूरे मामले का रुख मोड़ दिया, क्योंकि जो रिपोर्ट भेजी गई थी वो इंदिरा भवन की नहीं बल्कि जवाहर भवन में 7वीं मंजिल पर लगी आग की थी। इसके साथ ही उस रिपोर्ट में कहा गया कि रिपोर्ट 14 जनवरी 2016 को ही कोर्ट में पेश की जा चुकी है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 24 मई 2017 को होगी। ये वो एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है
जिसमें जिक्र जवाहर भवन में लगी आग का है, लेकिन इसे इंदिरा भवन की एफआईआर बताकर सरकार को भेजा गया, गुमराह किया गया। तारीख 24 मार्च 2017। हजरतगंज थाने की रिपोर्ट के आधार पर लखनऊ की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी ने 24 मार्च 2017 को महिला एवं बाल विकास विभाग के उप सचिव को एक खत लिखा और दावा किया कि इंदिरा भवन में लगी आग की एफआईआर घटना के दिन ही यानी 10 मई 2015 को धारा 409 के तहत दर्ज की गई थी। तारीख 30 मार्च 2017। मामला पकड़ में आया तो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तत्कालीन प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी और हजरतगंज थाने की रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन डीजीपी जावेद अहमद को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया कि लखनऊ पुलिस से सूचना 10 मई को इंदिरा भवन में लगी आग की मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी वो जवाहर भवन में लगी आग की थी। साथ ही इस खत में लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए गए। तारीख 4 अप्रैल 2017। मामला तत्कालीन डीजीपी तक पहुंचा तो लखनऊ पुलिस की कलई खुल गई। इसके बाद 4 अप्रैल 2017 को लखनऊ की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी ने दोबारा एक खत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तत्कालीन प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा को लिखा। और उसमें हजरतगंज थाने की रिपोर्ट पर माफी भी मांगी। साथ में यह साफ कर दिया कि 10 मई को इंदिरा भवन में लगी आग और उसमें जली 10,700 करोड़ के घोटाले की फाइलों की अब तक एफआईआर नहीं हुई है। लखनऊ की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी के इस खत से साफ हो चुका था कि अग्निकांड के करीब 2 साल के बाद भी इस मामले में कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। इंडिया न्यूज ने आज आपको दिखाया और बताया कि कैसे 10,700 करोड़ के पंजीर घोटाले को अंजाम दिया गया, कैसे 10,700 करोड़ के घोटाले से जुड़े सारे दस्तावेज जलकर राख हो गए और कैसे अग्निकांड की जांच के नाम पर सरकार की आंखों में 2 साल तक धूल झोंकी जाती रही। इंडिया न्यूज ने आज 10,700 करोड़ के महा घोटाले का सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने रखा। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे कि आखिर 10,700 करोड़ के घोटाले का दोषी कौन है? क्या इंदिरा भवन के तीसरे फ्लोर पर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशालय के कमरा नंबर 311 में लगी आग हादसा थी या फिर कोई बड़ी साजिश? अगर हादसा थी तो क्यों आज तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्यों 19 बार बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को इंदिरा भवन में हुए अग्निकांड की जांच के लिए निर्देशित करने के बाद भी आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्या लखनऊ पुलिस भी इस 10,700 करोड़ के घोटाले को दबाने की साजिश में शामिल थी? और अगर शामिल थी तो क्या और कब लखनऊ पुलिस के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको हम सुनवाते हैं महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष गिरीश पांडे क्या कहते हैं। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मायावती, मुलायम सिंह और ये अखिलेश यादव तीनों को मिल करके 2005 से आज तक जो है कि करीब करीब 18,000 कुछ करोड़ का इन लोगों ने मिलकर घोटाला किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में साफ साफ आदेश किया हुआ है, सभी के पास है, सभी राज्यों में है कि ये जो ये मिड डे मील है ये लोकली होना चाहिए, यानी सेंटर पर ही पकाया जाए, गरम भोजन दिया जाए, गरम जो कुछ भी खिलाया जाए सेंटर पर। लेकिन उसको इन लोगों ने
उसका विरोध करते हुए यानी उस आदेश का पालन न करके ये लोग सब ठेकेदार के माध्यम से करा रहे हैं। यानी अग्रवाल है, पोंटी चड्डा है, ये सारे सबों को अरे इतना रुपया कमा चुके हैं। जब मोदी जी आए तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम योगी जी आए, इनसे भी अच्छा लगा। और योगी जी तो भ्रष्टाचार को यानी 600 करोड़ रुपए का जांच करा रहे हैं, सीबीआई तक से जांच का ऑफर किए हैं। और मैं उनको बार बार पत्र दे रहा हूं, उनको याद दिला रहा हूं कि ये 14,000 करोड़ का घोटाला है और आप योगी जी इसको सीबीआई से जांच करा दीजिए। लेकिन एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं ले रहे हैं, हमारे पत्रों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो 500-600 करोड़ के घोटाले का जांच करा रहे हैं तो ये तो 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला, और मैं इसको लड़ूंगा, हर कीमत पर लड़ूंगा, मोदी से भी लड़ूंगा, योगी से भी लड़ूंगा। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन स्वाहा का बड़ा असर हुआ है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में 10,700 करोड़ के घोटाले और फिर घोटाले से जुड़ी फाइलों में आग लगाने के मामले को महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने गंभीरता से लिया है। मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। साथ ही इस घोटाले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन स्वाहा का बड़ा असर। खुलासे के बाद बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मचा हड़कंप। एक्शन में आई कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी। सीएम से जांच कराने के लिए लिखी चिट्ठी। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन स्वाहा का बड़ा असर हुआ। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में 10,700 करोड़ के घोटाले और फिर घोटाले से जुड़ी फाइलों में आग लगाने के मामले को महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री ने गंभीरता से लिया। इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद एक्शन में आई रीता बहुगुणा जोशी ने बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख डाली और मामले में निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया। इसके साथ ही ये भी माना कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। देखिए, गंभीर प्रकरण है और आपने इसको मेरे संज्ञान में लाया है। मैंने जो भी पत्रावलियां देखी है, मुझे बड़ा अचंभा होता है कि जब इसी विभाग के प्रमुख सचिवगण बार बार पुलिस को, डीजी को लिख रहे हैं कि इसमें एफआईआर करिए और इसकी इंक्वायरी करिए, और आज तारीख तक उसमें एफआईआर नहीं होती है। बीच में कहा जाता है कि सारे पत्रावली जल गई, और जब पुलिस अपना रिपोर्ट भेजती है प्रशासन को तो वो गलत रिपोर्ट भेजती है, वो आग दूसरे विभाग में लगती है और इस विभाग की चर्चा होती है। आखिरकार इसमें जांच क्यों नहीं हुई, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं मंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों के संज्ञान में इस विषय को ला रही हूँ। और क्योंकि पिछली सरकार में और इससे पहले वाली सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ वही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये घोटाला होगा और इस घोटाले की जांच हमारी सरकार कराएगी। मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने पिछली 3 सरकारों से एक ही पद पर जमे बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशक आनंद सिंह पर भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि नियम के मुताबिक एक अधिकारी एक पद पर 5 साल से ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि कोई भी अधिकारी एक पद पर 5 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगा और एक मंडल में 7 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है उस दायरे में वो होंगे और उनके खिलाफ या उनके ट्रांसफर की बात हो रही होगी। अन्यथा ये जो प्रकरण है, जब मैं मुख्यमंत्री जी को भेजूंगी और मंत्री महोदया को भेजूंगी तो मुझे विश्वास है कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी।
वहीं बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री अनुपमा जायसवाल ने भी 10,700 करोड़ के महा घोटाले पर जांच का भरोसा दिया। खुलासे के बाद मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि इस घोटाले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आनंद सिंह के बारे में क्या कहेंगे? जो डायरेक्टर आपने जो बताया मुझे नहीं पता, जो पुराना आपने 2010 का मामला एक बता रहे हैं 2014 का, तो मैं जरूर उसे पता लगाने की कोशिश करूंगी, जो भी होगा। लगातार 3 सरकारों से एक ही पत्ते को जमे हुए हैं। 2014 में 10,800 करोड़ का टेंडर घोटाला एक सामने आया था, जिसमें प्रमुख सचिव ने 14 पत्र लिखा है शासन को कार्रवाई करने के लिए। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान सरकार में भी टिके हुए हैं, क्या उनके ऊपर कोई विशेष कृपा दृष्टि या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, कोई विशेष कृपा दृष्टि वाली बात नहीं है। विशेष वो हर व्यक्ति है जो अच्छा काम करता है। हमारा ना कोई अपना है ना पराया है। सरकार की मंशा है गुणवत्तापरक शिक्षा है, और जो पुष्टाहार है वो लोगों को मिले जो उसके लाभार्थी हैं। उस दिशा में सभी को मिलकर काम करना है। जो भी अच्छा काम करेगा वो अच्छा है, जो ठीक काम नहीं करेगा उसको उसके हिसाब से समझाया जाए। इंडिया न्यूज पर ऑपरेशन स्वाहा को दिखाए जाने के बाद योगी सरकार तेजी से हरकत में आ गई। पिछली सरकारों में अपने रसूख के दम पर कुर्सी पर जमे आनंद सिंह पर भी शिकंजा कसना तय है। इंडिया न्यूज के खुलासे से एक बार फिर से यूपी में हुए इस महाघोटाले से पर्दा उठ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज के इस खुलासे के बाद सरकारी स्तर पर हरकत तो जरूर शुरू हो गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस मामले की निष्पक्षता से, पूरी गहनता से जांच हो, ताकि सच क्या है वो सामने आ पाए और दोषी कौन कौन लोग हैं। क्या इस पूरे मामले पर जो लोग सामने आ गए हैं, क्या सिर्फ वही दोषी हैं या पर्दे के पीछे कुछ और लोग शामिल हैं? छोटे से ब्रेक रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।